हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन देख रहे थे, ठीक ना, हाइड्रोलिक टरबाइन का क्लासिफिकेशन। और हमने 3 क्लासिफिकेशंस देख लिए थे, जिसमें पहला था ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एनर्जी एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। इसके बेसिस पे हमने इम्पल्स और रिएक्शन देखा। फिर हमने देखा टाइप ऑफ फ्लो ऑन दी रनर, उसमें हमने टेंजेंशियल, एक्सियल, रेडियल और मिक्स देखा। फाइनली हमने डिस्चार्ज और हेड के ऊपर एक क्लासिफिकेशन किया, जिसमें हमारे पास 3 तरह के टरबाइन थे, ठीक ना, हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, मीडियम हेड, मीडियम डिस्चार्ज एंड लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज। आज एक अगला क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। स्पेसिफिक का मतलब हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा था, क्या था? स्पेसिफिक का मतलब किसी भी यूनिट के, जैसे वहां हम लोग स्पेसिफिक निकालते थे तो यूनिट मास से क्या करते थे, भाग देते थे। यहां पर स्पेसिफिक स्पीड का मतलब है एक ऐसा स्पीड जिस पे यूनिट हेड पर यूनिट पावर जनरेट कर सके, ठीक ना। किसी भी टरबाइन का अगर हमको स्पेसिफिक स्पीड निकालना है तो उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है n रूट अंडर p अपॉन s टू द पावर 5 अपॉन 4, ठीक ना। ये क्या देता है हमें? स्पेसिफिक स्पीड, ठीक ना। स्पेसिफिक स्पीड निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जहां n क्या है भाई, जो आपका एक्चुअल टरबाइन है उसका आरपीएम, ठीक है, और p क्या है, पावर, और h क्या है, हेड, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड हम लोग निकालते हैं और ये हमेशा ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन के लिए निकाला जाता है। मान लीजिए कोई एक्चुअल टरबाइन है जो कि ऑलरेडी वर्क कर रही है, और अब हमें उसका क्या निकालना है, स्पेसिफिक स्पीड निकालना है। स्पेसिफिक स्पीड निकालने का मतलब है वो स्पीड निकालना है जिस पर यूनिट हेड पर वो यूनिट पावर जनरेट कर सके। तो हम क्या करते हैं, उस एक्चुअल टरबाइन के जैसा बिल्कुल सिमिलर टरबाइन ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन। अब उस ज्योमेट्रिकल सिमिलर टरबाइन को हम हेड कितना देते हैं, 1 मीटर, यूनिट हेड देते हैं, और उससे पावर कितना जनरेट करते हैं, 1 किलोवाट। यूनिट पावर का मतलब 1 किलोवाट। तो जिस आरपीएम पे उसको रोटेट करना पड़ता है वही उसका क्या कहलाता है, स्पेसिफिक स्पीड कहलाता है। सो स्पेसिफिक स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन फॉर किसके लिए, यूनिट पावर जनरेशन अंडर यूनिट हेड। यूनिट पावर जनरेशन के लिए यूनिट हेड के अंदर जो टरबाइन की स्पीड, ज्योमेट्रिकल टरबाइन की स्पीड होनी चाहिए, वही उसकी क्या होगी, स्पेसिफिक स्पीड होगी। तो स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर भी टरबाइन को क्लासिफाई किया गया है, और इसमें भी फिर 3 कैटेगरी है, लो स्पेसिफिक स्पीड, देन मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, और फाइनली हाई स्पेसिफिक स्पीड। इसकी जो वैल्यू है लो स्पेसिफिक स्पीड की, ये 8.5 से लेकर के 30 के आसपास जाती है। ये किस में आता है, लो स्पेसिफिक स्पीड, और इसके एग्जाम्पल में आता है पेल्टन व्हील, ठीक ना। दूसरा होता है मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, और 255 से 860, ठीक ना। तो ये इस 3 कैटेगरी में हमारा क्या आता है, स्पेसिफिक स्पीड। लो स्पेसिफिक स्पीड 8.5 से 30 तक, दूसरा है मीडियम स्पेसिफिक स्पीड 51 से 225 तक, और हाई स्पेसिफिक स्पीड 255 से 860 तक, ठीक है। लो में कौन सा एग्जांपल है हमारे पास, पेल्टन व्हील, मीडियम में फ्रांसिस, और हाई में आपका कैप्लन एंड प्रॉपलर। ध्यान रखें एक चीज, फ्रांसिस हर जगह मीडियम में आ रहा है, फ्रांसिस हर जगह क्या आता है, मीडियम में, और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली हाइड्रोलिक टरबाइन कौन सी है हमारी, फ्रांसिस टरबाइन है, ठीक ना। कुछ कंट्री में फॉल बहुत ऊंचे हैं तो वो पेल्टन व्हील यूज कर लेते हैं, कहीं बहुत कम है तो वो कैप्लन एंड प्रॉपलर, बट मीडियम लगभग हर जगह अवेलेबल है, इसलिए मैक्सिमम जगह पे क्या यूज होता है हमारा, फ्रांसिस टरबाइन का उपयोग होता है। तो ये 4 पार्ट थे हमारे क्लासिफिकेशन के, ठीक ना। किसके किसके आधार पे भाई, इनलेट एनर्जी, टाइप ऑफ फ्लो, इसके बाद डिस्चार्ज एंड हेड, और ये चौथा स्पेसिफिक स्पीड। ये 4 तरह के हमारे क्लासिफिकेशन है, और चारों में ही एग्जाम्पल हमारे सिर्फ 4 टरबाइन थे,
पेल्टन व्हील, फ्रांसिस, कैपलन एंड प्रोपेलर, जिसमें पेल्टन व्हील हमारा इंपल्स था और बाद बाकी सबके सब क्या है, रिएक्शन टरबाइन है। क्लियर है? तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया जो डिटेल में हम लोगों ने देखा, और अब हम लोग एक एक जो टरबाइन है उनको अलग अलग सेपरेटली स्टडी करेंगे। ठीक, शुरुआत करेंगे हम लोग पेल्टन व्हील से। इसको नोट करें पहले। अब हमें पेल्टन व्हील टरबाइन को डिटेल में स्टडी करना है, और डिटेल में जो हमें चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन ऑफ पेल्टन व्हील। ठीक है, इसके अलावा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रेशर, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों से क्या रिलेशन है हमारे पेल्टन व्हील का, ये इन चीज़ों के बारे में हमें जानना है। ठीक है, अभी तक जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया उसके आधार पर 4 पॉइंट हम कह सकते हैं रिगार्डिंग पेल्टन व्हील। पहला कि ये एक इंपल्स टरबाइन है। क्लियर है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन यही था, इंपल्स और रिएक्शन में। दूसरा क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यह एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। क्लियर है? तीसरे क्लासिफिकेशन पे कह सकते हैं हम लोग कि पेल्टन व्हील एक हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज टरबाइन है। और चौथे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि पेल्टन व्हील एक लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है। क्लियर है? तो ये 4 चीजें हो गई, जो ये चीजें कहां से निकल के आई हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन से। नेक्स्ट दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट वो है इसका प्रेशर। पेल्टन व्हील हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर वर्क करता है। ठीक ना? ये किसके अंडर काम करता है? ये अकेला टरबाइन है, क्योंकि इसके बाद इंपल्स का हमने इंपॉर्टेंटली यही एक एग्जांपल देखा। ठीक ना? इसके बाद सारे के सारे क्या हैं, रिएक्शन टरबाइन है। और हमें पता है कि रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ कौन होता है, प्रेशर एनर्जी भी होता है। लेकिन ये चूंकि इंपल्स टरबाइन है, इसमें प्रेशर एनर्जी का कोई रोल नहीं है, सो इट वर्क्स अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग पेल्टन व्हील। ये इसको दूसरों से क्या कर देता है, अलग कर देता है। ना तो प्रोपेलर, ना तो कैपलन, ना तो फ्रांसिस, ना तो मॉडर्न फ्रांसिस, कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम नहीं करता है एक्सेप्ट पेल्टन व्हील। ठीक है? सेकेंड, अगर हम इसके मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका जो रनर है, ये रनर और बकेट, ये सभी चीज़ें बनी रहती हैं या तो कास्ट आयरन की, या कास्ट स्टील की, या फिर स्टेनलेस स्टील की। ठीक ना? ये इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जिस मटेरियल का ये बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर डिज़ाइन की बात करें तो डिस्क बिल्कुल सर्कुलर शेप में होता है। जो रनर है वो एक सर्कुलर डिस्क के रूप में होता है, और जो बकेट लगे हुए हैं, ये जो वेंस लगी हैं यहां पर, इनको हम बकेट कहते हैं। बकेट का मतलब बाल्टी, या बाउल कहते हैं। बाउल का मतलब कटोरा होता है। ठीक ना? और इन बाउल का एक खास डिजाइन होता है। बात समझ में आ रही है? उस खास डिजाइन के बारे में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है। इट इज ऑफ हेमीस्फेरिकल शेप। किस शेप का होता है बाउल? हेमीस्फेरिकल शेप। और ये 2 भाग में डिवाइडेड होता है एक लाइन के द्वारा। उस लाइन को हम लोग स्प्लिटर कहते हैं। स्प्लिटर का मतलब जो 2 भाग में क्या कर दे, स्प्लिट कर दे, बांट दे। तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह का है। ठीक ना? या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा शेप दिख रहा है, इस तरह का। यानी एक स्फीयर को क्या किया गया है, बीच से कट करके और 2 भाग में बांट दिया गया है। अब ये भी हेमीस्फेरिकल है और ये भी, और ये दोनों जहां एक दूसरे को टच करते हैं, जो सेंटर की लाइन बन रही है, इसे हम स्प्लिटर कहते हैं। जो जेट सामने से आता है पानी का, वो किस पे टकराता है कि इस स्प्लिटर पे। बात समझ में आ रही है? और स्प्लिटर पे टकराने के बाद आधा पानी इधर जाता है और आधा पानी इधर जाता है। ऐसा क्यों किया गया? अभी गियर चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने हेलिकल गियर के बारे में पढ़ा था। उसके तिथ किस पे थे? सर्टेन एंगल पे थे, और हमने देखा था वहां पर एक्सियल थ्रस्ट जनरेट हो रही थी। और एक्सियल थ्रस्ट की समस्या को खत्म करने के लिए हमने हेलिकल गियर को डबल हेलिकल गियर में कन्वर्ट कर दिया था।
यही कॉन्सेप्ट यहां यूज किया गया है। अगर सिंगल बाउल होता तो एक तरफ क्या जनरेट होने लगता, थ्रस्ट जनरेट होने लगता है, लेकिन बाउल को इसीलिए हेमिस्फेरिकल बनाया गया ताकि जब बीच में जेट टकराए तो दोनों तरफ पानी क्या हो, बराबर जाए, और दोनों साइड में जब जेट जाएगा तो एक्सियल थ्रस्ट की समस्या नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और भी आता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जब बाउल में जेट टकराया, टकराने के बाद यहां से होता हुआ इधर क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलते समय जेट का जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो कितना होता है। ठीक है, जेट हमेशा 160 से 170 के बीच डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है। जेट कब डिफ्लेक्ट हो रहा है, स्प्लिटर पे आके जेट टकराया, टकराने के बाद आधा पानी इधर निकला और आधा पानी इधर निकला। जब यहां से पानी निकल रहा है तो बाहर जब जाएगा तो कितना एंगल बनाएगा, वो बनता है 160 से 170 के बीच। जनरली उसको हम 165 लेकर चलते हैं। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना लेते हैं, 165, चूंकि ये कहीं ना कहीं 160 से 170 के बीच में वैरी करता है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें हमने क्या देखा, प्रेशर कौन सा होता है पेल्टन व्हील के लिए, एटमॉस्फेरिक। उसके बाद फ्लो के आधार पर ये टेंजेंशियल फ्लो है, इनलेट एनर्जी के आधार पर ये इंपल्स टरबाइन है, हेड के आधार पर ये हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज है, और स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर यह लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है। इसके अलावा मटेरियल ये कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और डिजाइन, डिस्क का डिजाइन कैसा है, सर्कुलर, और बाउल का डिजाइन कैसा है, हेमिस्फेरिकल। साथ में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है, 165 डिग्री। एक चीज और भी है, जो केजिंग है, केजिंग भी कास्ट आयरन का ही बना होता है या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। बात समझ में आ रही है। केजिंग का यहां एक ही मतलब है, एक ही मकसद है, स्प्लैशिंग ऑफ वाटर को रोकना। क्योंकि जब यहां जेट टकराती है तो वाटर क्या होता है, स्प्लैश होता है। स्प्लैशिंग वर्ड हम लोगों ने पहले कहां यूज किया, लुब्रिकेशन में, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में यूज किया था। वहां भी जो आपका मास था जब वो संप में टकराता था तो वहां से संप से ऑयल उड़ करके और डिफरेंट पार्ट में चला जाता था। तो स्प्लैशिंग वाटर इधर उधर ना जाए, इसके लिए यहां क्या दिया गया है, केजिंग दिया गया। एक चीज और भी देख रहे होंगे, ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट का उपयोग तब किया जाता है जब हमको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इस व्हील की स्पीड को क्या करना हो, कम करना हो, या किसी असामान्य स्थिति में इसको तुरंत रोकना हो, तो अपोजिट डायरेक्शन से ये क्या होने लगता है, हम एक ब्रेकिंग जेट अप्लाई कर देते हैं जो इसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है, बहुत जल्दी कम करता है। तो उसके लिए हम ब्रेकिंग जेट यूज करते हैं। यहां पर देखें एक चीज और यूज किया गया है, स्पीयर। स्पीयर एक तरीके से कंट्रोल वाल्व होता है जिसको हम यहां से कंट्रोल करते हैं, और इससे यहां से मास फ्लो रेट जो जेट का है वो क्या हो जाता है, कंट्रोल होता है। उसको आगे करके हम उसको कम कर सकते हैं, और जैसे जैसे ये स्पीयर पीछे आएगा ये ओपनिंग ज्यादा खुलेगी और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो बढ़ेगा। तो स्पीयर का काम होता है फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करने का। क्लियर है। इसके अलावा जेट डिफ्लेक्शन हमने देख लिया, जेट डिफ्लेक्शन एंगल कितना होता है, 165 डिग्री। तो ये कुछ चीजें इसके बेसिक्स के बारे में है। अभी कुछ चीजें हमें और भी जाननी है। इसमें नंबर ऑफ बकेट कितने होंगे, कैपिटल डी बाई डी। कैपिटल डी किसको बोला गया, डायामीटर ऑफ व्हील या रनर कह सकते हैं, और स्मॉल डी डाया ऑफ जेट। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जेट रेशियो। एम से हम इसको दिखाते हैं और इसकी वैल्यू होती है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक ना। सामान्यतः इसकी जो वैल्यू ली जाती है वो कितनी ली जाती है, 12। क्लियर है। जेट रेशियो एम क्या होता है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और सामान्यतः इसकी वैल्यू कितनी होती है, 12 के आसपास होती है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम एफिशिएंसी को देखें, यहां जो 4 एफिशिएंसी को हमने डिस्कस किया था उसमें हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो ये वो वैल्यूज हैं जो कि फाइंड आउट की गई हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पेल्टन व्हील की 91 से 93% के बीच में, मैकेनिकल एफिशिएंसी 96 से 99, और अगर हम ओवरऑल निकालते हैं तो ये हमारा कहाँ पहुंच जाता है, 85 to
90% के बीच में पहुंच जाता है। वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दी हुई है 97 से 99%। बट इन सब के अलावे एक जो हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, जिसको मैंने आपको डिराइव नहीं कराया बट ये वैल्यू मैंने डायरेक्टली दी है, ये भी डिजाइन से निकल के आया है। ये होता है 1 + cos φ/2, जहां फाई हमारा क्या है भाई, फाई हमारा है स्पीड रेशियो। अभी हम देखेंगे कि स्पीड रेशियो क्या है, ठीक ना। और ये जो हमें मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मिलती है, ये हमें तब मिलती है जब हमारा जो व्हील की वेलोसिटी है, यहां पर यू से हमने किसको दिखाया है, व्हील की वेलोसिटी को दिखाया और वी को जेट की वेलोसिटी दिखाया। तो व्हील की वेलोसिटी क्या हो, जेट की वेलोसिटी के आधी हो, तब जाकर के हमें जो एफिशिएंसी मिलती हो क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मिलती है, ओवरऑल नहीं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एट दैट टाइम क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर है। नाउ अगर विड्थ ऑफ बाउल की बात करें तो ये जो डी है वो जेट के ऊपर निर्भर करता है। डायमीटर ऑफ जेट से कितनी होती है, 5 टाइम्स होती है, जबकि बाउल की गहराई ओनली 1.2 टाइम्स होती है, यानी डेप्थ बहुत ही कम रहता है, ठीक ना। और इसीलिए आपने देखा इस कम डेप्थ के कारण ही जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था वो कहां पहुंच जाता है, 165। अगर ये डेप्थ ज्यादा होता तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाती, और कम हो जाती, ठीक ना। 150, 140, 120, 100 ऐसे आती। लेकिन चूंकि डेप्थ बहुत ही कम है, इसीलिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या रहती है, 165, या कहें कि 160 से 170 के बीच रहती है ना। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ जेट। जेट की वेलोसिटी कैसे निकाली जाए। तो जेट की वेलोसिटी निकालने के लिए हमें समझना होगा कि यहां पर जो वाटर आया था वो कहां से आया था, किसी न किसी रिजर्वायर से आया था, किसी न किसी डैम से आया था। किसी भी रिजर्वायर में जो वाटर होता है उसके पास बेसिकली कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमारी छत पे टंकी रखा गया, उसमें पानी स्टोर्ड है, तो पानी के पास कौन सी एनर्जी है, एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो छत पे रखा है तो उसके पास हाइट हो गया, उसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। और अब उसको पाइप से हम नल के पास ले आ रहे हैं, तो पाइप हमारा हो गया पेनस्टॉक, छत की टंकी क्या हो गई, रिजर्वायर। और जब हम नल खोलते हैं तो देखिए उसमें से हाई वेलोसिटी वाटर बाहर जाती है। बात समझ में आ रही है। तो हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, वहां के पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में। और इसी को यूज करके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ जेट निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रही है। क्योंकि ऊपर अगर रिजर्वायर में कहीं पानी है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और बाहर जब हम टरबाइन के पास लेके आ रहे हैं तो उस पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई, mgh, और काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, ½ mv²। बात समझ में आ रही है। ध्यान दें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय होने वाली नहीं है, सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो जब तक रिजर्वायर में पानी था तब तक उसके पास एनर्जी कौन थी, mgh, ठीक ना। और इसको जब टरबाइन के पास लाया गया तो इस mgh को किस में कन्वर्ट किया गया, ½ mv² में। तो दोनों एनर्जी क्या होंगी, इक्वल होंगी। बात समझ में आ रही है। दोनों एनर्जी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि सिर्फ कन्वर्जन हुआ है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। तो यहां से m और m कैंसिल, और v² इज इक्वल टू क्या जाता है, 2gh, और सिंपली यहां से हम v निकाल देते हैं, सो इट इज √2gh। अगेन ये थियोरेटिकल वेलोसिटी होगी, ये तो फॉर्मूले से निकल के आई है ना, तो ये क्या होगी, थियोरेटिकल वेलोसिटी। फिर इसमें हम v इज इक्वल टू cv इंटू √2gh, ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल वेलोसिटी। cv क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी, जो हमेशा आइडियल को रियल से क्या करती है, अलग करती है। बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इस जेट की वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। दूसरी जो हमारे पास चीज है वो है वेलोसिटी ऑफ व्हील। जब ये जेट इस व्हील से टकराया, इस बकेट, इस बाउल से टकराया, तो व्हील क्या करने लगी, रोटेट करने लगी।
मान लीजिए टकराने के बाद इसकी स्पीड हो गई n rpm, n रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये n रिवॉल्यूशन पर मिनट से क्या होने लगी, घूमने लगी। अगर इसका डायमीटर d है, ठीक ना, तो इसका पेरीमीटर, परिमिति कितना होगा, पाई इंटू डी, यही होगा ना। तो वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ व्हील, यू कैसे निकालेंगे भाई, वेलोसिटी ऑफ व्हील, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होती है वेलोसिटी। तो अगर हम यहां u निकालें, ये जो वैल्यू है u, वेलोसिटी ऑफ व्हील, तो u वेलोसिटी है, ये क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा एक बार में, पाई डी। और अगर n क्या है हमारा, rpm, एक मिनट में कितनी बार घूम रहा है, तो एक सेकंड में कितना घूमेगा, n/60, n अपॉन 60, सो पाई डी इंटू n/60, ये हमारा क्या दे देगा, वेलोसिटी ऑफ व्हील। दूरी हो गया पाई डी, तो पेरीमीटर हो गया, और एक राउंड में कितनी बार लगा रहा है, एक मिनट में, वो हो गया हमारा n, और उसको हम चूंकि एक सेकंड के लिए निकाला था तो हमने कितने से भाग दे दिया, 60 से भाग दे दिया। तो ये क्या निकल गई हमारी, वेलोसिटी ऑफ व्हील निकल गई। ठीक है, सो u इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई डी एन अपॉन 60, ये हमारा u आ गया, और ये हमारा v आ चुका है। ठीक ना, बचा क्या भाई, स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो होता है u अपॉन v। व्हील के वेलोसिटी को जब हम जेट की वेलोसिटी से डिवाइड कर देते हैं, उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्पीड रेशियो कहते हैं। u बाई v की जो वैल्यू आती है 0.43 से 0.48 के बीच में आती है। स्पीड रेशियो की वैल्यू कितनी आती है, 0.43 से 0.48 की बीच आती है, जहां u क्या है, पाई डी एन अपॉन 60, और v क्या है, √2gh। तो यहां से हम लोग स्पीड रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक ना, रेशियो ऑफ व्हील वेलोसिटी टू दी जेट वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जेट रेशियो हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक ना, इसमें क्या था, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, 12 होती है। इसका मतलब क्या है, कैपिटल डी और स्मॉल डी 12 होने का मतलब जो इसका डाया है उससे इसका डाया कितना बड़ा रहेगा, 12 टाइम्स ज्यादा रहेगा। और इसी के आधार पर यह डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ बाउल कितने बनाए जाएं। इसमें ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रखा है कि पेल्टन व्हील में मिनिमम नंबर ऑफ बाउल कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ बाउल, मिनिमम नंबर ऑफ बाउल कभी भी 15 से नीचे नहीं हो सकते।